हुआ करता था सरसों के तेल का, अच्छा। उसमें भी पढ़ाई काफी रहा। मुझे 10, 12, 15 वर्ष के बाद जब मिला तो वो मध्य प्रदेश सरकार में ही बहुत बड़ी पोस्ट पर वो पदस्थ था। 15,000 to 20,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा। एजुकेशन बेस्ट वही हो सकती है जो खुद का विकास करती है, समाज का विकास करती है, फिर साथ में देश का विकास करती है, और मैं आगे कहूँ तो संपूर्ण विश्व का जो विकास कर सकता है वही सबसे श्रेष्ठ। माँ, मुझे बचपन में मुझे याद है वो घटना कि मेरी माँ जब कुछ मुझसे सामान मंगाती थी तो उस समय वो मुझसे बोलती थी कि बेग से जाना और बेग से जितने ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी, जितने ज़्यादा दोस्त होंगे और आप अपना समय दोस्तों के साथ जब गुजारेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत खुश रहेंगे। आपका मनोरंजन विद्यार्थी नहीं है, ये मेरे बच्चे की ही तरह है। मेरा बच्चा ही है, मेरा बच्चा ही यही मानना पड़ेगा उसको जब तक उसके संस्थान में रहता है तब तक उसको ट्रीट बच्चे की तरह। गुरु का मीनिंग समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं। और गुरु भी इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम कि मैं गुरु। आजकल का टीचर जो है वो लिखता है मुझे 25 वर्षों का अनुभव है। किस बात का उसको अनुभव है 25 वर्ष? यार मैं कहूँ तो यही है कि यंगस्टर्स के बीच में रहते हैं ना तो यही लगता रहता है कि हम भी यंग हैं। नंबर 1 जुनून, नंबर 2 जिगर, नंबर 3 जोश। ये 3 जे होने के बाद चौथा जो मस्ट इम्पोर्टेंट है कि होश होना। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे गुरु हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने अपनी टीचिंग भी की और मेरा बहुत मदद की है इन्होंने, सर ने। आप सभी जानते भी होंगे, परिचित होंगे इनसे। तो सर, आपसे मिलकर के और आपकी प्रेरणा से मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, मेरा मूलतः मैं एक मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट भिंड जिले में, मेरा तहसील बेगांव में एक छोटा सा गांव है सैथरी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सैथरी मुख्यतः आपके मध्य प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में एक बहुत फेमस जगह है जिसको आप सभी परिचित हैं, गंगरुआ धाम के नाम से। मेरा गांव वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मेरा गांव का नाम सैथरी है। अच्छा सर, तो आपने स्कूलिंग भी वहीं से की? मेरी प्राथमिक मुख्यतः शिक्षा जो है वो 9th क्लास तक डिस्ट्रिक्ट भिंड के कस्बा है अमाइन, वहाँ पर हुई थी। और उसके बाद फिर मेरी बोर्ड एजुकेशन 11वीं क्लास वहीं के नज़दीक एक कस्बा है वो, वहाँ से हुई थी। अच्छा। और सर, आपने किस प्रकार से पढ़ाई में एक संघर्ष किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं थे? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा थी तो सामान्यतः बिजली उस समय नहीं हुआ करती थी। तो मुझे याद है कि मैं मिट्टी के तेल में एक कांच की गिलास की बोतल हुआ करती थी, उसमें मिट्टी का तेल भरते थे, बाती लगाते थे, तो अक्सर उसमें हम पढ़े हैं। लालटेन में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। लालटेन चलती थी हाँ, उस समय लालटेन चलती वो थी। जो सीसी की बना लेते थे उसको चिमनी कहते थे। चिमनी, हाँ, चिमनी जलाना पड़ती थी वो मिट्टी के तेल से। तो सर, आपने दीपक जला के भी पढ़ाई? हाँ, दीपक भी चलते थे, बड़ा दीपक हुआ करता था सरसों के तेल का। अच्छा। उसमें भी पढ़ाई हुई है। उस टाइम पे मोमबत्तियाँ थी शायद, मुझे लगता है मोमबत्ती उस समय तो नहीं थी। अच्छा। क्या है कि सर, मैंने भी गांव में, जब हमारे यहाँ भी लाइट नहीं हुआ करती थी गांव में और गोद में, तब मैंने भी मोमबत्ती का यूज़ करके कभी कभी वर्क किया छोटे में। आगे सर आपसे ये जानना भी चाहेंगे हम कि सर उसके बाद आपने कहाँ से, जब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी किया और फिर आगे ग्रेजुएशन? प्राथमिक 9th क्लास तक शिक्षा तो मेरी अमाइन गांव में हुई थी। और उसके बाद मेरा 11th जो बोर्ड हुआ करता था मध्य प्रदेश, वो एजुकेशन मैंने मौ से दी थी। जब मैंने 11th बोर्ड पास किया था तो मैं वहाँ का टॉपर था और 8th क्लास में मैं मध्य प्रदेश में भी टॉपर था। तो मुझे 8th क्लास में कुछ स्कॉलरशिप भी मुझे प्राप्त हुई थी। अच्छा। तो वो मेरा प्राथमिक जीवन काल तो बड़ा छोटे से कस्बे में एजुकेशन हुई है, बड़ा अच्छा समय भी रहा, संघर्ष भी रहा। वो 8th क्लास का आपका एक कोई मूवमेंट था, वो आपने क्लास के दौरान बताया? हाँ, मैं 8th क्लास में जब मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप अवार्ड दिया था, तो वो स्कॉलरशिप के लिए मेरे प्रिंसिपल ने मुझे पूछा एक बार कि आप एक मध्यम वर्ग से आते हैं,
अगर आप इस स्कॉलरशिप को नहीं लेंगे अच्छा तो मैं उस गरीब बच्चे को ये स्कॉलरशिप दे दूंगा। अच्छा कोई तो दूसरा जो सेकंड या थर्ड फोर्थ नंबर की जो रैंक आ रही थी, हाँ हाँ तो उसको अगर मिल जाएगी तो वो बच्चा थोड़ा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो उसको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ सिग्नेचर कर दिए थे सर को कि मैंने कि ठीक है कि मैं तब इतना समझता भी नहीं था कि स्कॉलरशिप के मायने क्या होते हैं। हाँ तो मैंने सामान्य वे में सर को सिग्नेचर कर दिया और फिर वो मेरी जो स्कॉलरशिप जो मुझे मिलनी थी वो मेरे उस साथी को मिल गई। और बड़ा लंबा उसका एक वाक्य है कि वो विद्यार्थी जो मेरा साथी था मुझे 10, 12, 15 वर्ष के बाद जब मिला तो वो मध्य प्रदेश सरकार में ही बहुत बड़ी पोस्ट पर वो पदस्थ था। अच्छा अच्छा तो उसने मुझे बोला कि देखो समय का एक हिसाब होता है कि आपने वो स्कॉलरशिप नहीं ली और मुझे मिल गई वो, तो मैं आज इतना अच्छा पढ़ सका। तो मैंने उस समय से ये तय किया कि अगर आपके पास योग्यता है तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप योग्य हैं तो दूसरों की मदद करने में क्या ही जाना है। कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं दूसरों की जितनी मदद हो सकती है वो दूसरे जितने आगे बढ़े, अगर दूसरे आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आपका एनवायरनमेंट उतना बेटर होता जाएगा, आपके आसपास के लोग अगर अच्छे होंगे तो आपका भी विकास संभव। फिर सर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया और फिर मास्टर भी किया होगा। हाँ, ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन पहले पॉलिटेक्निक स्कूल में हुआ था। अच्छा तो मैं पॉलिटेक्निक में फिर गया नहीं, फिर मेरा सिलेक्शन साइंस कॉलेज ग्वालियर में हो गया। तो मैंने साइंस कॉलेज से बीएससी किया और उसके बाद मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स किया। फिर मैंने बीएड किया जीवाजी यूनिवर्सिटी से और फिर कुछ एग्जाम्स की मैं तैयारी करता रहा, लेकिन मैं सक्सेस रहा गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा तो फिर मैं प्राइवेट करीब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते जी जी हैं। लगभग कितने स्टूडेंट्स नियर अबाउट 15,000 to 20,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। 15 से 20,000 विद्यार्थी को मैं फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ। तो सर आपने कब से शुरुआत जो है अपनी पढ़ाने की शुरू किया था। मेरा पढ़ाने का जो बेसिकली मैं जो कोचिंग क्लासेस से प्रारंभ किया था मैंने वो 2000 से किया। 2000 उस टाइम से तो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ 2000 से मैंने प्रारंभ किया था। करीब 24 साल की सफर, बहुत लंबा सफ़र रहा है सर का। आगे सर मैं आपसे क्लास में सुनता भी रहता था, आप बहुत ही आध्यात्मिक हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं एक अध्यात्म के ऊपर, और इससे समझ में आता है आप भगवान पे आस्था भी रखते हैं, ईश्वर पर। तो सर आप इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। तो भगवान पर मेरी 100% आस्था है। मेरा मानना यह है कि मेरा जो जीवन है वो निश्चित तौर से भगवान ही चलाता है। और इसको अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि साइंटिफिक अप्रोच से भी देखा जा सकता है। हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल के युवाओं को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझा पा रहे हैं कि भगवान क्या है। तो वो समझते हैं कि भगवान कोई बाहरी चीज़ है और वो हमारे जीवन में आती भी है नहीं भी आती है, ऐसा हमको डाउट है। लेकिन मेरा 100% ये विश्वास है कि हमारा जीवन भगवान चलाता है और भगवान हमारे अंदर ही है। ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ है कि जो भगवान है वो हमारे अंदर ही है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। हाँ यस, उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन है सर कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की लाइफ में सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए जिससे वो अपनी जीवन को सक्सेसफुल बना सके। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ये सवाल तो आज के दार्शनिक लोगों को देना चाहिए, मैं तो क्या दे सकता हूँ, ठीक, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जी सर। मेरा मेरा मानना ये है कि आजकल के बच्चों को मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, ये मैं कहूँ तो 3 सा, आपके हिंदी में बोलूँ तो 3 सा को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि उनका संस्कार कैसा है, नंबर 2 उनके पास संगति क्या है, और नंबर 3 उनको सुविचार मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हम उनको दे पाए, ये 3 प्राथमिकता हमको जरूर देनी चाहिए। नंबर 1 संस्कार, नंबर 2 संगति और नंबर 3 सुविचार। ये 3 चीज़ अगर जिसको लेकर चलेगा वो, तो डेफिनेटली वो लाइफ में खुश भी रहेगा, सेटिस्फाइड भी रहेगा और सक्सेस भी होगा। और ये सब चीज़ें उसको देगा कौन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देगा, ये कौन देगा, इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए मेरा मानना यह है कि 2 संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 1 मातृ संस्था यानी कि उसके पेरेंट्स, और नंबर 2
टीचर्स। टीचर। ये दो संस्थाएं अगर किसी विद्यार्थी को या किसी बच्चों को अगर अच्छी मिलती है तो डेफिनेटली मेरे को विश्वास है कि वो खुश भी रहेगा, सेटिस्फाइड भी होगा और वो लाइफ में सक्सेस भी। मेरा मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं बच्चे का भी समर्पित होना जरूरी है। डेफिनेटली जिसको सीखना है उसको समर्पित तो होना पड़ेगा। बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। शिक्षा का जीवन में सर क्या महत्व है? अरे, आप तो सोच विचार के क्वेश्चन लेकर आए। ये मेरा मानना है कि एजुकेशन का मीनिंग कई लोगों को समझ नहीं आता। तो मुख्यतः तो सवाल ये है कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं है कि हम अपनी कोई फिजिकल चीज़ की प्रॉपर्टी को डेवलप करें। कुछ लोगों का ये सोचे कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है एजुकेशन से, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना ये एजुकेशन का मीनिंग है टू ड्रॉ आउट, किसी विद्यार्थी के भीतर जो स्किल है, उसके अंदर उसका जो हुनर है, उसको डेवलप करना एजुकेशन है। और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर जो कौशल भगवान ने उसको जो कौशल दिए है, भगवान ने उसके अंदर जो योग्यता भरी है, वो योग्यता जितना वो उसको डेवलप करेगा उसका मीनिंग है एजुकेशन। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, फीडिंग ऑफ समथिंग, किताब पढ़ ली हमने टीचर ने और उसने अपनी किताब का पढ़ा हुआ टीचर जो है वही वो बच्चों को थोप देता है। तो आजकल जो चल रहा है वो मैं नहीं मानता कि वो एजुकेशन है। एजुकेशन का मीनिंग क्लियर है मेरी लाइफ में, टू ड्रॉ, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, नॉट जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। जीवन का जिसमें विकास संभव हो वही एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन्स, यस, फॉर डेवलप योर लाइफ। सिमिलरली यू कैन से एजुकेशन आपका एक सौंदर्य है। किसी व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य अगर खिलता है किसी का तो वो एजुकेशन से खिल सकता है। सो आई थिंक दैट वी कैन से क्लियरली कि एजुकेशन इज द बेस्ट ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। एक ऐसा सौंदर्य है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। अगर आपके पास शिक्षा है तो उम्र दराज पूरी होने के बाद 80 साल में भी आपकी जरूरत लोगों को रहेगी। हाँ सर, मैंने भी देखा है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं या जिनके पास बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, उनके मस्तिष्क पर अलग ही तेज रहता है। एक और बात सर मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एजुकेशन मेरे हिसाब से ये भी है कि कहीं ना कहीं उससे हम अपने आप को तो सुधारते ही हैं, अपने आप को डेवलप करते ही हैं। साथ में हमें ये भी करना चाहिए कि हम सोसाइटी को अपनी एजुकेशन से क्या अच्छा करा सकते हैं। यस, बिल्कुल। एजुकेशन का मीनिंग ये होता है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन साथ में दूसरे का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन बेस्ट है, आपकी एक्चुअल एजुकेशन है ना, तो डेफिनेटली आप अपने सराउंडिंग को भी बेस्ट कर ले जाएंगे। अगर आपकी एजुकेशन बेस्ट नहीं है ना, तो यू कैन डेवलप योरसेल्फ ओनली। और मैं समझता हूँ कि अपना खुद का विकास करना कोई बहुत बेस्ट एजुकेशन नहीं है। वो एजुकेशन बेस्ट वही हो सकती है जो खुद का विकास करती है, समाज का विकास करती है, फिर साथ में देश का विकास करती है। और मैं आगे कहूँ तो संपूर्ण विश्व का जो विकास कर सकता है वही सबसे श्रेष्ठ एजुकेशन। ऐसे कौन कौन से लोग रहे जिनसे आपको प्रेरणा मिलती रही, जिससे उन्होंने प्रेरित किया कि आपको आगे ऐसे बढ़ना है? तो देखो, ये तो एक स्वाभाविक एक ऐसा प्रश्न है कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से, या तो डायरेक्टली या वो इनडायरेक्टली किसी दूसरों से प्रभावित होता ही है। कोई किसी घटना से प्रभावित होता है, तो कोई किसी पर्सनैलिटी से प्रभावित होता है, कोई अपनी खुद की किसी आकस्मिक किसी घटना से भी प्रभावित होते हैं लोग। लेकिन मेरे जीवन पर मुख्यतः 2-3 चीज़ों का काफ़ी प्रभाव रहा। नंबर 1 कि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के सभी सदस्यों का मेरे ऊपर प्रभाव रहा। मेरे माता पिता का मुझ पर बहुत प्रभाव रहा। मेरी माँ तो अनपढ़ थी, लेकिन मेरी माँ मुझे बचपन में मुझे याद है वो घटना कि मेरी माँ जब कुछ मुझसे सामान मंगाती थी तो उस समय वो मुझसे बोलती थी कि बेग से जाना और बेग से आना। ये हिंदी जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये मुझे तब समझ में नहीं आता था। तब मैं ये समझता था कि जल्दी जाना है, जल्दी आना। लेकिन जब मैं फिजिक्स से एमएससी करने के बाद टीचिंग करने लगा ना, तब मुझे माँ के वो शब्द याद आते थे कि माँ मेरी अनपढ़ होते हुए भी कितनी अच्छी लिटरेचर हिंदी बोलती है कि वेग से जाना है, वेग से आना है। वेग मतलब फिजिक्स में वेलोसिटी है। तो उनका मतलब है कि लाइफ में कोई भी काम करना है ना आपको, तो समय अनुसार करते हुए तेज भी करना है और अपनी एक निश्चित क्यूरियोसिटी से भी करना है। तो मेरा पहला प्रभाव तो पड़ा मेरे माता पिता का। दूसरा, मेरे ऊपर जीवन में टीचर्स का प्रभाव सभी पर पड़ता है, तो मुझ पर भी पड़ा होगा कहीं ना कहीं से।
लेकिन मेरे जीवन की 21 वर्ष की उम्र में सबसे जबरदस्त प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी। अच्छा। मैं उनके स्वाध्याय परिवार से जब जुड़ा तो मेरे जीवन का देखने का नजरिया परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के विचारों से बदला। परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी से मेरी मुलाकात होने की जब बारी आई तो मैं उनके जो बड़े भाई हुआ करते थे जो मेरे पास कभी मिलने आए, तो जब मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा तो मेरे जीवन का देखने का नजरिया बदल गया। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरे भीतर भगवान बैठा हुआ है और वो ही मेरा जीवन चलाता है, तो क्यों नहीं ये बात मुझे औरों तक पहुंचानी होगी। तो फिर मेरे काम करने की पद्धति बदली, वे ऑफ लिविंग बदला मेरा, वे ऑफ टीचिंग बदला मेरा, वे ऑफ स्टैंडर्ड बदला मेरा, वे ऑफ लाइफ बदली। ये उन्हीं के विचार होता है। तो सर बेसिकली ये जो संस्थान जिससे आप जुड़े तो वो है कहाँ सर? एक्चुअली अभी उसको कौन आगे बढ़ा रहा है? अभी उनकी बेटी जिनको हम प्यार से दीदी कहते हैं, अच्छा। वो उसको रन कर रही हैं, लेकिन परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी तो अब अपना देह छोड़ चुके हैं। वो ब्रह्मांड में विलीन है, हर व्यक्ति के साथ हैं वो। और मैं तो आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आपको भी उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। बिल्कुल पढ़ेंगे सर। आगे सर बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। आपके आगे बच्चों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है जो अभी प्रेजेंट में देखा जाता है कि बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और कहीं ना कहीं अपना समय वेस्ट करते हैं। क्या सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है जो उनको आगे भी बढ़ा सकता है? इसके बारे में सर कुछ बताइए जिससे स्टूडेंट को लगे कि हाँ ऐसे मतलब हमको ये लाइन मिली है कि इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आजकल तो ये इसको कहना चाहिए बड़ा ज्वलंत प्रश्न चल रहा है और इस पर तो कई डिबेट्स हो रही हैं आजकल समाज में। स्कूल्स में डिबेट्स होती हैं, कॉलेज में डिबेट्स होती हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं तो पर अक्सर लोग बात करते हैं। अक्सर ये पेरेंट्स का पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम्स भी बन गई है कि सर सोशल मीडिया से हमारे बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो भी प्रवाह जीवन में जब आता है तो वो निश्चित तौर से डेवलपमेंट करने के लिए आता ज़्यादातर। उससे पहले कंप्यूटर का ज़माना था, तब लोगों को लगा कंप्यूटर ऐसा कर देगा वो कर देगा, लेकिन मेरा मानना है कि किसी चीज़ के अगर जितने फायदे हैं तो उसके अपोजिट में नुकसान भी होते ही है, स्वाभाविक रूप से होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ का यूटिलाइजेशन कैसा करते हैं, न कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ खराब है। हम खाना खाते हैं, आप खाने का कैसा यूटिलाइज करते हैं। आप कार चलाते हैं तो कार का कैसा यूटिलाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कार खराब है या अच्छी है। आप कार की स्पीड 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर से अगर आप उसको बड़ी भीड़ में चलाएंगे तो डेफिनेटली वो तो एक्सीडेंट होगा उससे। तो कार का ये क्या है दुष्परिणाम। तो आज की डेट में मेरा मानना है कि सोशल मीडिया से जितनी बेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमें सीखनी चाहिए और उसका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है वो हमें करना चाहिए। अगर हम अच्छी चीज़ों को ही देखेंगे सोशल मीडिया पर तो हमें अच्छी चीज़ दिखेगी उसमें, लेकिन हम गलत देखेंगे तो आपको गलत दिखेगी। तो यूटिलाइज करने वाला व्यक्ति ज़्यादा गलत है, न कि सोशल मीडिया। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं वो उसे किस ढंग से यूज़ कर रहे हैं। अगर वो उसका सही उपयोग करेंगे, आप सही चीज़ देखेंगे व्हाट्सएप पर, अगर इंस्टाग्राम पर आप सही चीज़ देख रहे हैं, आप फेसबुक पर सही चीज़ देख रहे हैं तो आपको सही उसका आंसर मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको उसके फायदे दिखाई देंगे। अगर आप उसमें गलत चीज़ देख रहे हैं तो आपको गलत परिणाम है। तो देखने वाला कैसा है, दिखाने वाला क्या है, तो वो उसमें उतना मैं दोषी नहीं मानता, मैं देखने वाले को ज़्यादा दोषी मानता हूं। आप फ्री टाइम में अपना कैसे एंटरटेनमेंट कर लेते हैं? देखिएगा, मनोरंजन के लिए तो मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट नज़रिया है कि आपके दोस्त कैसे। आई बिलीव कंप्लीटली कि आपके पास जितने ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी, जितने ज़्यादा दोस्त होंगे और आप अपना समय दोस्तों के साथ जब गुजारेंगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत खुश रहेंगे, आपका मनोरंजन भी होगा। और मुझे तो इतना विश्वास है कि दोस्तों के साथ बैठने से आपका जीवन भी हेल्थी भी होता है और आपका जीवन खुश भी रहता है। तो प्लीज़ गिव सम टाइम विद योर फ्रेंड्स। जी सर। बाकी तो मैं ज़्यादा कोई मनोरंजन के लिए किसी का सहारा नहीं लेता। और वैसे दूसरा कारण बताऊं मैं
कि मैं जब अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ तो मैं रीडिंग ऑफ बुक्स करना पसंद करता हूँ। अच्छा। ये मेरा दूसरा रास्ता है कि जब भी मेरा मन खुश करने के लिए करता है तो मैं किसी अच्छी किताब को पढ़ने लगता हूँ। ये अच्छा है, कोशिश करेंगे सर कि ये हम बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हाँ। मेरा मानना है कि लाइफ में रीडिंग हैबिट्स मस्ट। सर बच्चों से संबंधित है क्वेश्चन कि कुछ बच्चे हायर एजुकेशन के लिए या कहीं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज को इंटरेस्ट देने के लिए जाते हैं, कोटा जाते हैं या दूसरी सिटी कहीं जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं या कोई बाहर से जैसे गांव तरफ से आता है, ग्वालियर में रहता है बच्चा, फिर उसको होम सिकनेस आती है, तो उससे उसको कैसे डील करना चाहिए? तो देखिएगा, ये भी एक बड़ा पेचीदा प्रश्न तो है, लेकिन इसका मेरा मानना तो ये है कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग संस्थान भेजता है तो उसे स्वयं उसके साथ जाना चाहिए और वहाँ पर उसकी एजुकेशन लेने के संबंधित जो इन्फॉर्मेशन वो लेता है उसके साथ में उसे अपने बच्चे का बिहेवियर और उसका जीने का जो ढंग है वो उसे अपने कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को, टीचर्स को शेयर करना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा इस तरीके का है, तो थोड़ा वो भी उसका पर्सनल ख्याल रखें। हाँ। और बच्चे को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो जब काफ़ी दूर चला जाता है घर से तो उसे अपने पेरेंट्स से डिटैच होने की भी हैबिट होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या हो गया है आजकल के लोगों को अटैचमेंट हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को बचपन से ये डिटैचमेंट नेचर भी सिखाना चाहिए। इसलिए तो हमारे समाज में जो व्रत रखने की जो कल्पना खड़ी हुई है वो समझ में आ जाएगी आपको कि व्रत क्या है। तो मेरा मानना है कि मुझे खाने से अटैचमेंट हो गया था, तो मुझे उससे डिटैचमेंट कैसे रखना है, इसके लिए लोगों ने शायद व्रत निकाला होगा कि भाई आज फास्ट है तुम्हारा तो आज खाने से दूर रहना है आपको। हो सकता है बाद में ये फिलोसफी में जुड़ गया, रिलीजन में जुड़ गया कि व्रत करना है आपको, व्रत का मतलब आज भगवान के साथ रहना है आपको। तो डिटैचमेंट रखने की कोशिश रखनी चाहिए बच्चे को। पुराने जमाने में तो मैंने सुना है कि भाई राजा का लड़का भी जब पढ़ने जाता था गुरुकुल में तो वो तो 14-14 वर्ष के लिए चला जाता था। 14 वर्ष तक उसकी माँ और पिता मिलने ही नहीं जाते थे। नहीं जाते। तो उस समय कैसे बच्चे रहते थे? तो ये हैबिट्स होनी चाहिए। माता पिता को भी थोड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और बच्चे को भी ये सिखाना चाहिए कि भाई अब आपका पढ़ने का समय आ गया है, आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी चीजों पर नहीं देना चाहिए। टीचर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब आपके संस्थान में पढ़ने आ रहा है तो उसे ये लगना चाहिए कि वो मेरा ही बेटे की तरह है। अगर आप उसे अपने बेटे की तरह पढ़ाएंगे ना तो उसको लगेगा ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ, उसको देखने लगेगा कि टीचर ही मेरा पेरेंट्स है अब। तो वो पेरेंट्स की तरह ही टीचर से जुड़ेगा, वो बहुत कुछ सीखेगा। ये होना चाहिए कि बच्चे को ये लगने लगे, टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को लगना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स, हाँ, ये मेरे गाइडेंस। टीचर को भी ये व्यवहार खड़ा करना पड़ेगा। हाँ। आज की जो मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, आज का जो टीचर है उसको ये चीज अपने कैरेक्टर में खड़ी करनी पड़ेगी कि ये मेरा विद्यार्थी नहीं है, ये मेरे बच्चे की ही तरह है। हाँ, मेरा बच्चा ही है, मेरा बच्चा ही है, ये मानना पड़ेगा उसको जब तक उसके संस्थान में रहता है तब तक उसको ट्रीट बच्चे की तरह करना पड़ेगा। बिल्कुल करना। जब बच्चे की तरह आप किसी को ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता, मेरा विश्वास है। जी सर। नन ऑफ द पर्सन, मैंने अपने पिछले 20 वर्षों की एजुकेशन जो दी है, मुझे इतना विश्वास है मेरे विद्यार्थियों पर कि मेरा विद्यार्थी जो है वो जीवन में निराश नहीं हो सकता अगर उसने मेरे यहाँ पर पढ़ाई की है तो। जी सर। गुरु का मार्गदर्शन बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है? इम्पोर्टेंट ही है, उसमें क्वेश्चन ही करना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर गुरु के मार्गदर्शन के न तो व्यक्ति की भौतिक जीवन में सफलता मिल सकती है और ना ही व्यक्ति को अपनी पर्सनल जीवन में उसको सफलता मिल सकती है। गुरु का मीनिंग समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं। और गुरु भी इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम कि मैं गुरु ओके ना, क्योंकि आजकल जो टीचर बन गए हैं ना, दे आर ट्राई टू हाउ अर्न मनी। आजकल का टीचर जो है वो लिखता है मुझे 25 वर्षों का अनुभव है। किस बात का उसको अनुभव है 25 वर्षों का? वो किसी भी विद्यार्थी के जीवन में मौलिक बातों को खड़ा कर पाया है? मैं एज ए फिजिक्स का टीचर हूँ तो डेफिनेटली फिजिक्स कोई भी पढ़ा सकता है। फिजिक्स को टीच करना कठिन नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को टीच करना बिल्कुल भी कठिन नहीं, लेकिन बच्चे को वो सब्जेक्ट समझ में आ जाए ये खड़ा करना कठिन काम। सब्जेक्ट पढ़ाना कठिन नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल जो टीचर लोग बनते हैं ना वो अपने शौक से बन गए हैं कि बाई चांस बन गए, कभी कभी डाउट लगता है। सही।
इसलिए जो मैं जो कहना चाहता था वो सुने आप कि गुरु का मतलब क्या है। गुरु का मीनिंग है गुरुत्व, और गुरुत्व का मतलब साइंस में मैं अगर जोड़ूं तो ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, अगर आप देखते हैं, अगर ग्रेविटी आप पढ़े, आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, मेरे ही विद्यार्थी रहे हैं, तो ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, जो खींचती है। यानी कि टीचर वो है जो अपने विद्यार्थी के भीतर से उसकी जो गंदगी है, उसकी जो कमजोरी है, उसे खींच के बाहर कर दे और उसके भीतर जो उजाला है उसमें प्रकाश पैदा कर दे। तो टीचर के अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त ग्रेविटी कि टीचर अगर उसके बच्चा अगर उसके संस्थान में अगर आता है तो उसके 1 महीने के अंदर उसको लगना चाहिए कि मेरे अंदर की जो कमजोरी है वो कोई खींच रहा है, वही टीचर हो सकता है। और जब बच्चे को ये लग सकता है, लगने लगता है कि मेरा टीचर मेरे अंदर की कमजोरी निकाल कर मेरे अंदर जो पावरनेस है, जो मेरे अंदर पावरफुल चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर स्किल है, जो मेरे अंदर हुनर है, उसको वो डेवलप कर रहा है, डेफिनेटली है कि बच्चे को लगेगा कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आपने जितना भी बताया वो कहीं ना कहीं एक कबीरदास जी का दुआ है, उससे सिमिलर होता है कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़े गड़े काड़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर बाहे चूड़। यस, बिल्कुल डेफिनेटली मेरे मित्र का है। आप सर, मैंने खुद भी देखा है सर, जितने टीचर्स हैं हमारे, जितने भी गुरु रहे हैं या टीचर्स हैं, वो हमेशा एक जैसे समान देखते हैं। जब से हम लोगों ने देखा होगा तब से समान ही देखते हैं। फिटनेस का राज क्या है यार? अब फिटनेस का राज ये है कि मतलब मजाक में कहूँ तो यही है कि यंगस्टर्स के बीच में रहते हैं ना, तो यही लगता रहता है कि हम भी यंग हैं। एक तो कारण ये भी हो सकता है। सही कह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि यंगस्टर को पढ़ाते हैं हम लोग, नए बच्चों को पढ़ाते हैं, 17-16 साल की उम्र के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वो यंग दिखते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो हम रोज गेन करते हैं। तो आपकी एनर्जी का ही परिणाम है कि हम भी दिखाई देते हैं आपको। मेरी जो फिटनेस है वो मेरे विद्यार्थियों की ऊर्जा के कारण, कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ रहने से। यस, आप जैसे समाज में रहते हैं वैसा आप बनते हैं। आप जिसके एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वैसा आप भी बनते हैं। वो एनर्जी अपने अंदर, वो अपने अंदर एनर्जी, आप लोगों की एनर्जी हमको मिलती है, तो हमको भी लगता है कि हम भी यंग ही, इसलिए आपको यही मैं सर मैं भी फील कर लेता हूँ बिल्कुल श्योर कि जो टीचर बनता है या बनना चाहता है उसकी लाइफ में, खासकर बिगिनर्स में डिफिकल्टीज बहुत आती हैं। तो ऐसी क्या क्या डिफिकल्टीज हैं और किस किस ऐसे कैसे कैसे उसको फेस करके टीचर आगे बढ़ जाता है, और सक्सेसफुल भी बन जाता है? एक्चुअल में है क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी जॉब को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कभी कभी ये मिस्टेक होती है कि हम समझकर कोई काम नहीं करते। कई बार हमको लगा कि भाई हमें वो काम करना था बट वो काम मैं नहीं कर सका, तो मुझे लगा कि और इससे इजीएस्ट वर्क क्या हो सकता है, तो हम टीचिंग करने लगते हैं। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते अपनी एजुकेशन लेने के बाद हो ही जाता है कि वो सब्जेक्ट को टीच कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप टीचर बनते हैं, समझकर टीचर अगर बनते हैं, तो आपको पहले तो दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए, अपना एक निश्चित सिद्धांत बनाना चाहिए उसको, और उस सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा जो सेंटेंस है, जनरली मैं क्लास में बोलता रहता हूँ, सिस्टम मस्ट बी फॉलो द सिस्टम मस्ट बी फॉलो। आपका एक सिस्टम है वो फॉलो होना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी जॉब अगर आप करते हैं, चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं या आप कोई बिजनेस खड़ी करते हैं, अगर उसका एक सिस्टम है, अगर आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से उसमें संघर्ष भी आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा आएंगे, और आपको जितनी सक्सेस मिलनी होती है उसमें उतनी शायद नहीं मिलती है। नंबर 2, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, यानी कि उस काम का सातत्य बनाना पड़ेगा, निरंतरता। हाँ, उसके अंदर सातत्य होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, आज छुट्टी कर दी, कल छुट्टी कर दी, परसों फिर बुला लिया, कम बच्चे आ गए तो उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ाए। अगर मैं मजाक में कहूँ तो ये 4 चीज़ों का होना चाहिए। नंबर 1, जिसको मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले बोला था कि 3 सा होना चाहिए जीवन में बच्चों के, ऐसे ही 4 जे होना चाहिए। अच्छा, लाइफ में 4 जे होना चाहिए। नंबर 1 जुनून, नंबर 2 जिगर, नंबर 3 जोश। ये 3 जे होने के बाद चौथा जो मस्ट इम्पोर्टेंट है कि होश होना चाहिए। अक्सर लोगों में जुनून देखता हूँ मैं, अक्सर लोगों में जिगर भी देखता हूँ, अक्सर लोगों में मैं जोश भी देखता हूँ, लेकिन इस जोश के साथ में वो मदहोश हो जाते हैं, इसलिए वो उस जॉब में कुछ कमी महसूस करने लगते हैं और वो नाखुश रहते हैं। लेकिन अगर आप में जुनून है, जिगर है, जोश है, साथ साथ में होश होना चाहिए,
तो आप उत्साह से भरे रह सकते हैं। इसलिए उत्साह होना जरूरी है। जब भी टीचिंग करें तो उत्साह से भरा होना चाहिए। ये आंसर मुझे सर बहुत प्रभावित कर गया। क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट का है सर, कि प्राइवेट जो टीचर है, गवर्नमेंट जो टीचर है, उसमें क्या अंतर हो जाता है? देखिएगा कि अलग अलग वर्क प्लेसेस हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन गया कि प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर में क्या डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में एजुकेशन तो सेम ली है, लेकिन वर्क प्लेस डिफरेंट होने से कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा जो डिफरेंस मुझे लगा वो ये कि गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं डेफिनेटली क्वालिफाइड है वो, और डेफिनेटली वो एग्जाम पास करने के बाद आए हैं वो, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ, न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ और मीडिया के थ्रू देखता रहता हूँ कि उन पर टीचिंग के अलावा गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा कराती है। उस एक्स्ट्रा वर्क के कारण जो टीचिंग एफिशिएंसी है गवर्नमेंट टीचर की, वो एफिशिएंसी टीचिंग में न लगते हुए दूसरे कामों में लगती है। दूसरे काम में ऐसा लगता है। वो टीचर तो पढ़ाना चाहता है, वो चिंतित भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उसे मौका लगता है वो तुरंत पढ़ाता है, क्योंकि टीचर जो होगा ना उसका मन लगेगा ही नहीं जब तक वो टीचिंग नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा वर्क दे रही है, उनकी एफिशिएंसी का यूटिलाइजेशन टीचिंग में कम करते हुए अन्य कामों में वो ज़्यादा कर रही है, इसलिए वहाँ थोड़ा टीचिंग अफेक्टेड नजर आ रही है। जी सर। प्राइवेट टीचर्स में क्या हो रहा है कि उसका जो मूल उद्देश्य है टीचिंग करना, तो वो संस्थान जो प्राइवेट है वो उनसे टीचिंग ज़्यादा कराते हैं, तो वहाँ वो फुलफिल्ड हो जाते हैं अपनी एफिशिएंसी को पूरा करने। बस मुझे तो ये डिफरेंस लगता है। मैं कोई बाहरी आडंबर परेशान नहीं करता। हाँ, बाहरी आडंबर से वो प्रभावित नहीं है, कोई एक्स्ट्रा उन पर वर्क नहीं है, हाँ, इसलिए वो उनकी टीचिंग प्रभावित नहीं हो रही है प्राइवेट लोगों की। जी सर। लेकिन दोनों क्वालिफाइड लोग होते हैं, दोनों पार्टी। यस, टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए। जी सर। आगे सर अंतिम घड़ी है, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को कुछ ऐसा मैसेज दें आगे लास्ट में। आपने पूरे उसमें वीडियो में काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि कोई एक लास्ट में आप अच्छा मैसेज जरूर दें बच्चों के लिए। देखो विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा तो यही कहना है आज कि विद्यार्थी को सबसे पहला गुण जो है वो डेडिकेशन होना चाहिए। समर्पित भाव से उसे अपने पिता माता के साथ रहना चाहिए और समर्पित भाव से ही उसे टीचर के साथ रहना चाहिए। दूसरा, उसको पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आजकल बच्चे को पेशेंस की कमी हो गई है, वो कम समय में या समय से पहले कुछ चाहते हैं, तो ऐसा नहीं, एक निश्चित समय पर वही चीज़ प्राप्त हो जाती है। दूसरी है डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन की भी कमी है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना। दूसरा क्या है कि पहला तो मैंने बोला डेडिकेशन, दूसरा बोला मैंने क्या पेशेंस होना चाहिए, और तीसरा मैंने कहा तो डिटर्मिनेशन भी आना चाहिए। और तीसरी बात जो है कि मेरा जीवन भगवान चलाता है, मेरे साथ भगवान बैठा है, तो मैं निराश क्यों बनूं? दुनिया की सारी शक्ति जब मेरे साथ काम करती है, दुनिया को चलाने वाली शक्ति भगवान मेरे साथ बैठा है, तो मैं जब सुप्रीम पावर मेरे साथ बैठी है तो मैं क्यों निराश बनूं? क्यों निराश? वो मेरे साथ बैठा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये प्रवृत्ति विद्यार्थियों में होनी चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान का लड़का हूँ। जी सर।